हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सिंह शेखावत फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स यहां पर क्लास ले रहे हैं उसकी, और इसकी हमने क्या कर दी, यूनिट फर्स्ट, जिसके हमने यहां पर 9 वीडियो बनाए थे, या फिर जूम ऐप पर हमारी 9 क्लास चली थी। उसके अंदर हमने वीडियो रिकॉर्ड करके, जो वीडियो सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, और वो आपको फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर किसी ने यूनिट फर्स्ट की अगर क्लास नहीं देखी हो तो वो कहाँ जाएगा, फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर पे जाकर के हमारी 9 क्लास पहले देख लेना, और उसके बाद में यूनिट सेकंड की एक और क्लास हो चुकी है, क्लास नंबर 10, वो भी वहाँ अवेलेबल है। और आज हम बात कर रहे हैं यूनिट सेकंड की क्लास नंबर 11, और ये सब जो न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही है ये हिंदी मीडियम की चल रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी स्टार्ट कर देंगे जैसे ही बच्चे सारे सारे हमारे व्हाट्सअप नंबर जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 8385049481 पर अपना नाम और कौन से ईयर में हो, और हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम जो भी हो आप वहां बता देना। अगर इंग्लिश मीडियम के 5 या 10 बच्चे भी हो जाएंगे तो मैं इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे हमारी कल प्रीवियस क्लास हुई थी, और एक बात बच्चों कि आप आज थोड़ा फास्ट नोट करना, ठीक है। मैंने कल नोटिस किया कि थोड़ा फास्ट करने में आप टाइम ज्यादा लगाते हो एग्जाम पास में, तो इसलिए जल्दी जल्दी नोट करना। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमने कल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात की, हमने अर्ध आयु काल के बारे में बात की, हमने और किसके बारे में बात की थी, माध्य आयु के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने पार्टिकलों के बारे में बात की थी, रेडियो एक्टिविटी के बारे में एक ग्राफ बनाया था। ये सब करने के बाद में अब हम बात करते हैं अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, और ये सब कंप्लीट होने के बाद में देखिए बच्चों आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई भी पदार्थ होता है जो कि स्वतः विखंडित होता रहता है, मतलब कि जिससे कि अपने आप ही विकिरण निकलती रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं, और इस गुण को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिवता बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे बेकुलर, उन्होंने यूरेनियम से रिलेटेड पदार्थ में इस गुण की जो इस गुण को देखा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये पाया कि यूरेनियम से क्या निकलता है, विकिरणें निकलती हैं। फिर उसके बाद में मैडम पियरे और मैडम क्यूरी ने इनके ऊपर एनालिसिस किया, और उसके बाद में उन्होंने रेदरफोर्ड ने इसके ऊपर काम किया। रेदरफोर्ड ने ये पाया कि जो इससे विकिरणें निकलती हैं इन पदार्थों से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो विकिरणें स्वतः निकलती हैं, ये 3 टाइप से निकलती हैं। क्या क्या, एक निकलती है अल्फा, और एक निकलती है बीटा, और एक निकलती है गामा। ये सब हमने पढ़ लिया था, और उसके बाद में हमने थोड़ा थोड़ा अल्फा बीटा गामा इसके बारे में पढ़ लिया था। और ये क्लास कौन सी थी, यूनिट सेकंड की क्लास नंबर 10। और अगर किसी को देखनी है तो वो यूट्यूब चैनल फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में आज जो इस चैप्टर की सेकंड क्लास है, और यूनिट सेकंड की 12 नंबर की क्लास है। तो अब हम बात करते हैं डिके के बारे में, अल्फा डिके के बारे में, बीटा डिके के बारे में, गामा डिके के बारे में। तो रेदरफोर्ड ने जब इनका विकिरण थी, बेकुलर विकिरण थी, उनका अध्ययन किया, और उसने पाया कि यूरेनियम पदार्थ या फिर जो भी पदार्थ जो डिके होता है उससे 3 टाइप से किरणें निकलती हैं, अल्फा किरणें विकिरणें, बीटा और गामा विकिरणें। इन वैज्ञानिकों ने इनका अलग अलग अध्ययन किया, और अल्फा बीटा और गामा का हमें जो थ्योरी थी वो मिली। तो अब हम उसके बाद में हमने पढ़ा माध्य आयु के बारे में पढ़ा, हमने अर्ध आयु काल के बारे में पढ़ा। अर्ध आयु काल हमारा क्या आया था, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में लैम्डा। ये हमारा क्या आया था, अर्ध आयु काल आया था। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, माध्य आयु पढ़ा था। अर्ध आयु काल की डेफिनेशन किसी को याद है क्या, जरा गुनगुनाना, वो डेफिनेशन क्या थी, अर्ध आयु काल क्या होता था। देखिए मैं बता देता हूँ, अर्ध आयु काल क्या होता था कि जितने समय में पार्टिकल आधे विखंडित हो जाते हैं वो समय क्या कहलाता है, उसका अर्ध आयु काल कहलाता है। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बता ही दिया, कितना होता था, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में लैम्डा। ये हमने अर्ध आयु काल कैलकुलेट किया था। और उसके बाद क्या था, हमने माध्य आयु कैलकुलेट की थी। माध्य आयु कितनी कैलकुलेट की थी, माध्य आयु का सबसे पहले तो डेफिनेशन बताइए क्या होती थी। माध्य आयु ये होती थी कि जितने भी पार्टिकल होते थे उन सब की आयु और
उसको पार्टिकलों की संख्या से डिवाइड कर देते थे, वो क्या होती थी, माध्य आयु। और इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई थी, टी नॉट इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है बच्चों। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि माध्य आयु और अर्ध आयु काल के बीच में क्या रिलेशन होता है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन तो आपको पता ही है, क्या रिलेशन होता है कि टी नॉट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, 0.693 और यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। T1/2 इज इक्वल टू 0.693 इंटू टी नॉट। ये हमें क्या मिला था, ये हमें उसकी रिलेशन मिला था, किसके बीच में मिला था, अर्ध आयु काल और माध्य आयु के बीच में। इतनी क्लास हमारी हो गई थी और ये समीकरण या तो 8 आई होगी या 7 या फिर 9, 8 ज्यादा चांस है, इसके पास आपकी समीकरण आ गई थी। तो अब हेडिंग दीजिए बच्चों, ये तो सब अभी तक पीछे का था जो कि तुमने रिवाइज किया है, हो गया ना सबके याद पीछे का। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बच्चों, अल्फा डिके। और डिके के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में भी बहुत कुछ बता रखा है, फिर भी यहाँ पर हम थ्योरी टाइप से देख लेते हैं, तो मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा। अल्फा डिके में हेडिंग दे दिया आपने, नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखो बच्चों, अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है। अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है। अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है जो हीलियम का एक परमाणु होता है, जो हीलियम का एक परमाणु होता है तथा द्रव्यमान संख्या 4 गुना होती है, तथा द्रव्यमान संख्या 4 गुना होती है। इसे 2 हीलियम 4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बोर्ड पे देख लेना 2 हीलियम 4 कैसे है, इसे 2 हीलियम 4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए बच्चों, आपने दो जो लाइन लिखी है उसके अंदर क्या बोला है इसने, कि एक तो ये धनावेशित कण होता है जिसके ऊपर आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, और इसका मास कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और इसको 2 हीलियम 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए बच्चों, यदि किसी अस्थायी नाभिक में अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो, यदि किसी अस्थायी नाभिक में अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो यह प्रक्रिया अल्फा डिके कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, अल्फा डिके कहलाती है। अब अल्फा डिके की इक्वेशन लिख लीजिए बच्चों, जो कि आपने बहुत बार लिख रखी है। ठीक है, जेड एक्स से फिर आगे एरो का साइन, जरा याद करें पीछे से क्या थी, बहुत बार लिख रखी है। देखिए अभी मैं सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं अल्फा डिके क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों, ये क्या है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, उसके प्रोटॉन नंबर है और ये उसके द्रव्यमान संख्या। तो अल्फा डिके के अंदर होता ये है बच्चों कि प्रोटॉन संख्या कितनी कम होती है, 2 कम होती है, और जो मास होता है ये कितना कम होता है, 4। ठीक है, 2 हीलियम 4। अब देखिए बच्चों कि जब भी अल्फा डिके होता है, कोई भी इक्वेशन हो तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है, उसके इस साइड में भी प्रोटॉनों की संख्या, इस साइड में भी प्रोटॉनों की संख्या, या फिर मास की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पर z, ठीक है, और यहाँ हम ऐड करते हैं तो z-2 और 2 कितने हो गए, z बचा। ठीक है, और अगर हम मास की बात करते हैं तो ये -4 से 4 कैंसिल, मास कितना बचा, a। तो दोनों तरफ से z और a बराबर है। ठीक है, आगे जब भी एग्जाम में कभी भी इक्वेशन लिखें तो ये ध्यान रखें कि वो दोनों तरफ से संतुलित होनी चाहिए। ये इक्वेशन नोट करने के बाद में ये इक्वेशन नोट कर लीजिए और साथ के साथ में एक एग्जाम्पल लिख लीजिए बच्चों।
यूरेनियम का एग्जांपल लिख लीजिए 92 यूरेनियम 235, और जब ये चेंज होता है तो थोरियम में चेंज हो जाता है 231 प्लस 2 हीलियम 4। ये साथ के साथ आप क्या करें, इसका एग्जाम्पल नोट कर लें। ठीक है, आगे जल्दी से लिखें और इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, मैसेज कर देना प्रॉब्लम आए तो। लिखिए बच्चों, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यदि परमाणु के नाभिक का अल्फा डिके होता है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यदि परमाणु के नाभिक का अल्फा डिके होता है तो परमाणु के नाभिक में 2 परमाणु क्रमांक की कमी हो जाती है। तो परमाणु के नाभिक में 2 परमाणु क्रमांक की कमी हो जाती है एवं द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ये 2 की कमी किस प्रकार होती है और 4 की कमी किस प्रकार होती है, ये तो आपको पता ही है। अगर फिर भी नहीं पता तो मैं एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ। जल्दी से देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92 है, या फिर इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक कितने हैं, यहाँ पे 92 है। परमाणु क्रमांक कितने कम होते हैं, जरा देखिए अपनी फर्स्ट लाइन के अंदर 2 कम होते हैं, तो यहाँ पर कितने बचे, 90 बचे। ठीक है, और जो मास नंबर, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितने कम होते हैं, वो 4 कम होते हैं, और यहाँ पर देखिए 4 कम हो गए, कितने बचे, 231 बचे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए बच्चों, अर्थात इस क्षय के कारण प्राप्त नाभिक आवर्त सारणी के इस स्तंभ में 2 परमाणु क्रमांक पीछे चला जाता है। 2 परमाणु क्रमांक पीछे चला जाता है। 2 परमाणु क्रमांक पीछे चला जाता है। अब हेडिंग दीजिए बच्चों, अल्फा डिके के गुणधर्म, अल्फा 6 के गुणधर्म। इसके अंदर बच्चों पॉइंट बना के लिखते जाना और एरो बना के लिखते जाना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, अल्फा कण एक उच्च ऊर्जा का कण होता है। देखिए बच्चों, अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे तो थोड़ा अपनी भी स्पीड भी बढ़ा दीजिएगा। अल्फा कण एक उच्च ऊर्जा का कण होता है। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट लाइन में पॉइंट नंबर 2, अल्फा कण के द्वारा गैस के अणुओं को आयन में बदला जाता है। अल्फा कण के द्वारा गैस के अणुओं को आयन में बदला जाता है। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट लाइन में पॉइंट नंबर 3, अल्फा कण की परास, अल्फा कण की परास, अल्फा कण की ऊर्जा, अल्फा कण की परास, अल्फा कण की ऊर्जा दोनों ही गैस के अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। दोनों ही गैस के अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट नंबर 4, अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है। अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है जिसका वेग उच्च होता है, जिसका वेग उच्च होता है। जिसका वेग उच्च होता है। नेक्स्ट लाइन में बच्चों पॉइंट नंबर 5 लिखना, अल्फा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त होते हैं। अल्फा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम
विविक्त होते हैं। जो यह प्रदर्शित करते हैं कि जो यह प्रदर्शित करते हैं कि परमाणु के समान नाभिक में भी परमाणु के समान नाभिक में भी विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम होते हैं। विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम होते हैं। नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखो बच्चों। पॉइंट नंबर 6, जब किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो जब किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो वह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। तथा उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण करते हुए विकिरण का उत्सर्जन करता है। यह विकिरणें गामा विकिरणें कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बच्चों, अल्फा डीके की परास। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बच्चों, अल्फा डीके की परास। नेक्स्ट हेडिंग अल्फा डीके की परास, ब्रैकेट में लिखना रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये हेडिंग देने के बाद जस्ट इसी लाइन के नीचे एक और हेडिंग देना। एग्जाम में किसी भी टाइप से आ सकता है। इसकी दूसरी हेडिंग देना बच्चों गाइगर नट्टल लॉ। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ इसकी, एक बार बोर्ड पे देख लेना। हेडिंग दे दी बच्चों, तो इसको हम शॉर्ट में आप बोल देना GRNL नियम। अब नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखो बच्चों नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखो GRNL के अनुसार अल्फा कणों की परास अल्फा कण के क्षयांक डीके कांस्टेंट लैम्ब्डा के समानुपाती होती है। अल्फा कणों की परास अल्फा कण के डीके कांस्टेंट लैम्ब्डा के समानुपाती होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अर्थात लैम्ब्डा के मान में वृद्धि करने पर परास कैपिटल R के मान में भी वृद्धि होती है। अर्थात लैम्ब्डा के मान में वृद्धि करने पर कैपिटल R परास के मान में भी वृद्धि होती है। परास क्या है? कैपिटल R है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए बच्चों, इस नियम का प्रायोगिक
परिणाम निम्न प्रकार प्राप्त होता है। इस नियम का प्रायोगिक परिणाम निम्न प्रकार प्राप्त होता है। ln लैम्बडा इज इक्वल टू a प्लस बी ln r। ये नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, यहाँ a कोमा b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ a कोमा b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नीचे की लाइन में लिखना लैम्बडा इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट और कैपिटल R इज इक्वल टू रेंज, ब्रैकेट में लिखना परास। नेक्स्ट लाइन में लिखना उपरोक्त समीकरण GRNL इक्वेशन कहलाती है। उपरोक्त समीकरण GRNL इक्वेशन कहलाती है। जो डीके कांस्टेंट लैम्बडा व परास R में संबंध स्थापित करती है तथा परास R में संबंध स्थापित करती है। ये टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए नेक्स्ट लाइन से, अल्फा डीके के लिए विखंडन ऊर्जा। अल्फा डीके के लिए विखंडन ऊर्जा। एरो बना के लिखो बच्चों। नाभिक में नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के मध्य लगता है। नाभिक में नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के मध्य लगता है, जिससे प्रोटॉन प्रति संतुलन लिखिए बच्चों। नाभिक में नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के मध्य लगता है, जिसे प्रोटॉन प्रति संतुलन नहीं कर पाते हैं और नाभिक के स्थायित्व में वृद्धि के लिए अल्फा कणों को उत्सर्जित करता है और नाभिक स्थायित्व में वृद्धि के लिए अल्फा कणों को उत्सर्जित करता है, जिसके लिए विखंडन ऊर्जा निम्न रूप से निकाल सकते हैं। जिसके लिए विखंडन ऊर्जा निम्न रूप से निकाल सकते हैं। फरजाना देखिए बच्चों, अब इसकी डेरिवेशन है वो हम देख लेते हैं। ये मैसेज किसका आ गया? सर प्लीज रेगुलर रिकॉर्ड डाउट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं अल्फा डीके की। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन देखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या होती है अल्फा डीके के लिए? ZL और ये क्या होता है बच्चों? YZ-2 A-4 प्लस 2 हीलियम 4, ये इसकी इक्वेशन होती है। अब तुम बच्चों एक बात समझो, मैंने तुम्हें जब
यूनिट फर्स्ट में जब सैगर चार्ट पढ़ाया था तो उसके अंदर ये बताया था कि कोई भी पार्टिकल जो स्टेबल नहीं होता है वो क्या करता है, उसका डिके हो जाता है। ठीक है, और वो डिके किस टाइप से होता है, स्थायित्व के बारे में तो सैगर चार्ट से पता चलता है कि कौन पार्टिकल स्थायी है और कौन पार्टिकल अस्थायी है। तो प्लीज़ आप जाके यूनिट फर्स्ट के वीडियो देखना, उससे आपको स्थायित्व के बारे में पता चलेगा कि कौन से पार्टिकल में डिके होता है। ठीक है, और डिके क्यों होता है, क्योंकि वो पार्टिकल क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब देखिए बच्चों कि ये हमारी इक्वेशन थी और मैं बात कर रहा था हाँ सैगर चार्ट के बारे में, आपको बता रहा था, स्थायित्व के बारे में बता रहा था। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि पार्टिकल की अगर स्थायी है या स्थायी नहीं है या फिर अस्थायी है तो ये हमें सैगर चार्ट से पता चल जाता है। ठीक है, सैगर चार्ट यूनिट फर्स्ट के सारे वीडियो देख लेना तो हमें सैगर चार्ट के बारे में पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वहां से तो हमें ये पता चल जाएगा कि पार्टिकल अस्थायी है। अस्थायी है तो इसका मतलब वो क्या करेगा, स्थायी होने का प्रयास करेगा, और जब वो स्थायी होने का प्रयास करेगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। उससे क्या होगा, डिके, उसको क्या बोलते हैं, डिके। ठीक है, जब पार्टिकल का डिके होगा तो कितने टाइप से होता है वो हमने पढ़ा ही था कि अल्फा डिके हो सकता है, बीटा डिके हो सकता है या फिर गामा डिके हो सकता है। और हम यहाँ पर उसका पार्ट फर्स्ट मतलब कि अल्फा डिके की बात करते हैं। तो अल्फा डिके के थ्रू मान लो कि ये कोई पार्टिकल है और ये क्या है, अस्थायी है, तो ये स्थायी होने के लिए क्या करता है, ये अपने आप डिके हो जाता है। जब ये अपने आप टूट जाएगा तो ये दो पार्टिकलों में टूट जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एक अल्फा पार्टिकल मिलता है। तो ये जब इनका विखंडन होता है तो बच्चों कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है और उसको बोलते हैं विखंडन ऊर्जा। और उसको क्या बोलते हैं बच्चों, विखंडन ऊर्जा उसको बोलते हैं। इसलिए बच्चों हमें इसके साथ साथ क्या मिलता है, कुछ विखंडन ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और अब हम इस विखंडन ऊर्जा को ही कैलकुलेट करने वाले हैं इस पूरी क्लास में। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर आप लिख लीजिए कि Q इक्वल टू विखंडन ऊर्जा। पहले आप बच्चों समझते जाओ, एक बार बोर्ड पे देख लो, फिर आराम से पूरा टाइम देंगे आपको, फिर नोट कर लेना। अब देखिए बच्चों हम इसके मास की बात करते हैं और एनर्जी की बात करते हैं। अगर हम पहले इस साइड की बात कर लेते हैं एनर्जी की, फिर उस साइड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों एक्स पार्टिकल का मास कितना है, एम एक्स है। और यदि हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, एम एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए बच्चों इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, एम वाई इंटू सी स्क्वायर, प्लस हमें यहाँ पर एनर्जी कुछ मिल रही है और इसको क्या बोलते हैं, हम क्यू बोलते हैं। और अगर हम इस एम अल्फा पार्टिकल की एनर्जी देखते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, एम अल्फा इंटू सी स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, 2 3 कहाँ चले गए। अब देखिए बच्चों जब इसको हम यहाँ से इस इक्वेशन में क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्यू के लिए देखिए बच्चों कि इसको और इसको इस साइड में ट्रांसफर कर दीजिए बच्चों, और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा एम एक्स सी स्क्वायर माइनस एम वाई सी स्क्वायर माइनस एम अल्फा सी स्क्वायर। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, क्यू की वैल्यू मिल गई, और हमें इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, और जब कॉमन आएगा तो क्या आएगा बच्चों, सी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, और हमने दो चीज कॉमन लिया है। एक तो हमने इन सब से सी स्क्वायर बाहर ले लिया और यहाँ से हमने माइनस भी बाहर ले लिया। अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एम वाई, तो देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस एम वाई, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एम अल्फा, यहाँ पे माइनस एम अल्फा। तो देखिए नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर एम एक्स क्या है बच्चों, देखिए एम एक्स किसका मास है, इस पार्टिकल का, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं ये क्या है, प्रारंभिक नाभिक। तो हम लिख देते हैं बच्चों प्रारंभिक नाभिक का द्रव्यमान, और यहाँ पे एम वाई क्या है बच्चों, उत्पाद
नाभिक का द्रव्यमान और एम अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा पार्टिकल का मास, या फिर बोले तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों आप एक काम करो, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में मैं कुछ डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस करते हैं। तो नोट करिए बच्चों। अब बच्चों आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसके बाद एक थ्योरी है थोड़ी सी, वो लिखवा देता हूँ। तो लिखिए बच्चों, नाभिक के 6 से विभिन्न कण उत्सर्जित होते हैं। नाभिक के 6 से विभिन्न कण उत्सर्जित होते हैं तथा ऊर्जा Q भी उत्सर्जित होती है, तथा ऊर्जा Q भी उत्सर्जित होती है, जिसे विखंडन ऊर्जा कहते हैं, जिसे विखंडन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए बच्चों, क्यों कैपिटल, क्यों ऊर्जा का मान उत्पाद कण की गतिज ऊर्जा, कैपिटल क्यों ऊर्जा का मान उत्पाद कण की गतिज ऊर्जा तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा पर, तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अब नेक्स्ट लाइन से बच्चों बोर्ड पे समझते जाना कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि क्यू किसके बराबर होता है बच्चों, उत्पाद, जो हमारे पास जो उत्पाद प्राप्त होता है उसकी गतिज ऊर्जा प्लस में अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा। और हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है बच्चों, वाई प्राप्त होता है। इधर क्या होता है एक्स और इधर क्या होता है वाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया एम वाई, ठीक है। और एनर्जी तुम्हें पता ही होती है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv²। तो उत्पाद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी m 1/2 my इंटू वी वाई स्क्वायर प्लस अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा, तो m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। ये किसकी, इसको दे दीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, हमारे पास उस विखंडन ऊर्जा की वैल्यू आ गई। ये किसकी गतिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है उत्पाद की, और ये किस, जो हमारे पास वाई उत्पाद प्राप्त होता है ये उसकी गतिज ऊर्जा है, और ये गतिज ऊर्जा है अल्फा पार्टिकल की। अब हम देखिए बच्चों कि डिके से पहले और डिके के बाद में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम बात करते हैं मोमेंटम के संरक्षण के सिद्धांत से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए बच्चों कि जब पार्टिकल इस जो जब पार्टिकल डिके नहीं होता है, मतलब कि यहाँ देखिए ZXA ये वाली कंडीशन, तो इस वाली कंडीशन में ये क्या होता है कि रुका हुआ होता है। तब क्या होता है कि इसके लिए मोमेंटम 0 होता है। और जब पार्टिकल विभक्त हो जाता है किसके अंदर बच्चों, एक तो हो जाता है ये Z-2 y A-4 में प्लस एक 2 हीलियम 4 में अल्फा पार्टिकल के अंदर। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये वाला पार्टिकल या फिर वाई उत्पाद, ये हमें वी वाई वेलोसिटी से गति करता हुआ मिलता है, और ये क्या मिलता है वी अल्फा, ये वाली वैल्यू इससे गति करता हुआ मिलता है। तो इसका हमें क्या मिला बच्चों, इसका संवेग मोमेंटम हमें 0 मिलता है, और इसका मिलता है एम वी, ठीक है। तो इसका मास देखिए बच्चों, अगर हम मास की बात करते हैं, संवेग का तो आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, संवेग इज इक्वल टू एम वी, और इसका मास कितना होता है एम वाई, और इसका मास कितना होता है एम अल्फा। इसकी वेलोसिटी कितनी होती है वी वाई, और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है वी अल्फा। ठीक है बच्चों, एक बार मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से नोट कर देता हूँ। उसके बाद में ये कौन आया अब नवीन,
कुमार। ठीक है, एक बार मैं इसको अच्छे से नोट कर देता हूँ, फिर तुम नोट करना। ZXA Z-2 Y A-4 प्लस 2 हीलियम 4। इसका मोमेंटम कितना है बच्चों? 0। और इसका कितना है? My Vy। और इसका कितना है? M अल्फा V अल्फा। आपको पता ही है होता है कि डिके से पहले मोमेंटम और डिके के बाद में मोमेंटम क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। और इससे हमें क्या मिल गया बच्चों? ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे बच्चों? वी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से देखिए बच्चों कि एम वाई वी वाई किसके बराबर होगा? माइनस एम अल्फा वी अल्फा। और यदि हम बात करते हैं यहाँ से वी वाई की, तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है ये वाली। और इसको दे दीजिए आपको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे कि इस इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू वी वाई की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो। और जब हम लिख दो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 2 का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो हमें क्यू की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी मिलेगी? 1/2 एम वाई। ठीक है, और ये वी वाई की जगह क्या वैल्यू रखोगे? ये रखोगे तो हमें क्या मिलेगा? एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम वाई। और ये माइनस और इसका होल स्क्वायर और प्लस में 1/2 एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। और बच्चों आगे देखिए, अब हम इसको और सोल्व कर देते हैं। और जब सोल्व करते हैं तो 1/2 एम वाई। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर माइनस और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं एम अल्फा स्क्वायर की और वी अल्फा स्क्वायर अपॉन में एम वाई का स्क्वायर प्लस में 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, एक एम वाई से एम वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? Q इज इक्वल टू 1/2 एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर अपॉन में एम वाई प्लस 1/2 एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। ये तुम्हें दिख रहा है ना साफ साफ? ठीक है बच्चों, तो ये हमारी लास्ट टर्म आ गई। अब हमारे जगह कम है तो एक काम करो, आप जल्दी से नोट कर लो। नोट करने के बाद में हमें देखिए यहाँ से कुछ कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर भी वी अल्फा एम अल्फा और यहाँ पर भी वी अल्फा और एम अल्फा क्या हो जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे। फिर हम आगे की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जल्दी से नोट करिए। अब देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए यहाँ पर एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर और यहाँ पर भी एम अल्फा और वी अल्फा का स्क्वायर, ये क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इनको बाहर निकाल देते हैं। और जब हम बाहर निकालेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 1/2 एम अल्फा और वी अल्फा का स्क्वायर। और जब हम ये बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर तो बचता है बच्चों एम अल्फा अपॉन एम वाई। अब देख लीजिए बच्चों कि अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना, यही आ जाएगा। देखो 1/2 तो 1/2 ऐसे कैसे? एम अल्फा से एम अल्फा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एम अल्फा स्क्वायर। और ये वी अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे एम वाई, तो ये वाला एम वाई आ गया। ठीक है, और आगे के देखते हैं बच्चों, ये पूरा ही कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? 1। तो बच्चों अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे? इनकी जो वैल्यू है वो रख देते हैं, मतलब मास की वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो ये एनर्जी किसकी है? 1/2 एम वी स्क्वायर। ये क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए अल्फा अल्फा लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? ई अल्फा। समझ गए ना ई अल्फा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है।
अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर ये एनर्जी किसकी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ई अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ई अल्फा इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। आगे बच्चों ऐसे के ऐसे पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख दो +1। अब देखिए बच्चों कि हमने यहाँ तक नोट कर लिया, और यहाँ तक करने के बाद अब हमारे पास क्या बचा, एम अल्फा और एम वाई, इनकी वैल्यू हम रख देते हैं। तो आपको तो बताइए बच्चों कि एम अल्फा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मास, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है बच्चों, 4 होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, 2 हीलियम 4 होता है, और इसका मास कितना होता है बच्चों, 4 होता है। इसलिए हमें पता चल गया कि बच्चों अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 होता है। अतः एम अल्फा इज इक्वल टू 4। अब देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है, हमारे पास वैल्यू नहीं है एम वाई की। एम वाई देखिए बच्चों कौन है, अब देखिए बच्चों हम बात करते हैं एम वाई की। तो मैं तुम्हें एक बार इक्वेशन दोबारा से लिख देता हूँ। जेड एक्स ए क्या होता है, जेड -2, और ये क्या होता है वाई ए -4 प्लस 2 हीलियम 4 प्लस क्यू। तो यहाँ पर देखिए जो वाई पार्टिकल है इसका बच्चों मास कितना है, a -4। तो हमें क्या पता चल गया कि एम वाई इज इक्वल टू a -4। ठीक है, ये तुम्हें पता चल गया। तो अब तुम क्या करोगे, इन सब की वैल्यू ऊपर वाले स्टेप में रख दो। तो जब स्टेप में रखोगे तो Q इज इक्वल टू ई अल्फा ब्रैकेट में एम अल्फा की कितनी है, 4 में a -4 प्लस 1। ठीक है, और ये तो नीचे का आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है विखंडन ऊर्जा। तो विखंडन ऊर्जा तो हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, ई अल्फा 4/a -4 प्लस 1। अगर हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं कि थोड़ा इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो Q इज इक्वल टू ई अल्फा और अपॉन में a -4 कॉमन, ये सॉरी ये देखिए 4 प्लस a -4। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ई अल्फा ब्रैकेट में 4 से बच्चों 4 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा a/में a -4। तो ये तो बच्चों हमारे पास विखंडन ऊर्जा आ गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, विखंडन ऊर्जा। अगर एग्जाम में तुमसे विखंडन ऊर्जा पूछता है ना तब तो ये करना। अगर वो बोलता है एग्जाम के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो बोलता है कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तब गतिज ऊर्जा अल्फा पार्टिकल की कैलकुलेट कर लो बच्चों। ई अल्फा इज इक्वल टू a -4 को क्या करो तुम, इसके मल्टीप्लाई में भेज दो, और a को इसके अपॉन में भेज दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, a -4/a मल्टीप्लाई में क्यों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में आगे कर देता हूं कि ई अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी 1 -4/a इंटू क्यू, और इसको बच्चों ब्रैकेट में कर दो बंद। तो हमारे पास बच्चों फाइनली हमने विखंडन ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं बीटा डीके की। तो बच्चों एक बार टाइम देखते हैं, उसके बाद में आगे की क्लास देखते हैं। टाइम तो काफ़ी हो गया है। ठीक है बच्चों, तो पहले 2 मिनट रुको। तो जिसको भी बीएससी फाइनल ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लास ज्वाइन करनी है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर के ऊपर आइए, वहाँ पर आपको बीएससी फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर आप यूट्यूब पे नहीं चाहते हो तो हमारा खुद का ऐप है फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर, वहाँ पर आपको सारी क्लासें मिलेंगी। अगर आपको
फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर बैचेस ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, हमारे जो मोबाइल नंबर है 8385049481 पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि वहाँ पे बैचेस ज्वाइन कैसे करते हैं। और देखिए बच्चों कि जितनी भी हमारी क्लासें हैं वो लाइव क्लासें चलती हैं जूम ऐप के ऊपर, इसलिए आप यूट्यूब पे अगर आपको लाइव क्लास नहीं मिलती है तो प्लीज़ आप हमें हमारे मोबाइल नंबर 8385049481 पर मैसेज करिएगा, आपका नाम, आपकी क्लास, ठीक है, और कौन सा मीडियम है, उसके हिसाब से हम आपको लिंक अवेलेबल करवा देंगे और आप हमारी जूम ऐप के अंदर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और बाकी यूट्यूब के ऊपर और फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर ऐप के ऊपर आपको हमारी रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे ने हमारे पीछे की क्लास ज्वाइन नहीं कर रखी है तो वो प्लीज़ जा करके सारी क्लासें वीडियो लगभग 10 के समथिंग वीडियो न्यूक्लियर फिजिक्स के अब तक बन चुके हैं, वो वीडियो सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो आप ये बताइए बच्चों कि आपको फ़ायदा कहाँ होगा, तो मैं बताता हूँ आपको फ़ायदा होगा फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर ऐप के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको केमिस्ट्री की भी क्लासें अवेलेबल होंगी। तो वहाँ पर नाइस केमिस्ट्री के जो शिवराम सर हैं, वो आपको केमिस्ट्री की सारी क्लासें अवेलेबल करवा रहे हैं। और जितने भी बीएससी फाइनल के बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पर भी यूनिट फर्स्ट हो चुकी, पेपर फर्स्ट की, और सेकंड यूनिट वहाँ पर केमिस्ट्री की चल रही है। और साथ के साथ आपको ऐप के अंदर सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं वो पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम ज़रूर पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, ठीक है, लेकिन अवेलेबल जरूर करवाएंगे। हम बच्चों जो नोट्स हैं हमारे वो टाइप करवा रहे हैं, ठीक है, वो नॉर्मल नोट्स नहीं है, हम उनको टाइप करवा के दे रहे हैं, और वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे, फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर ऐप के अंदर मिलेंगे। और भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम है किसी टाइप की फिजिक्स से संबंधित, तो आप हमें 8385049481 पर कॉल करिएगा, आपकी प्रॉब्लम जरूर सोल्व करती जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।